Hello guys, now we will study class 10th NCERT Democratic Politics Chapter 2 Federalism. Under Federalism, here we will see the topics of features of federalism. There are two or more levels of tiers of government. Different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation and administration. Okay, क्या बोल रहा है कि there are two or more levels ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लेवल के गवर्नमेंट होते हैं. लेवल मतलब टायर्स. ठीक है, और जैसे देखो बेसिकली ये क्या टायर्स की बात कर रहा है. टेक एग्जांपल, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें, ठीक है, देन सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर. तो बेसिकली इस टायर की बात हो रही है. नाउ डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन इन अ स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, और तो हर एक जो टायर की गवर्नमेंट होती है वो सेम ही पीपल को गवर्न करती है. ठीक है, सेम ही पीपल को वो करती है, लेकिन वो अलग अलग उनकी जो जुरिसडिक्शन होती है पर्टिकुलर मैटर में, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके वो अलग अलग चीज़ें होती हैं. नाउ the jurisdiction of the respective levels of tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is कॉन्स्टिट्यूएंसली गारंटेड. ठीक है, बोला जाता है कि देखो जो जुरिसडिक्शन है, ठीक है, रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट का वो स्पेसिफाइड होता है हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हर एक टायर्स है, हर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के और हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का जो जुरिसडिक्शन है वो अलग अलग होता है. ठीक है, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूएंसली गारंटेड. और जो एग्जिस्टेंस है और अथॉरिटी है हर टायर गवर्नमेंट की वो गारंटेड है. मतलब उनको गवर्नमेंट दिए ने एक गारंटी दे कि हाँ तुम ये पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन ले कर सकते हो, ये पर्टिकुलर तुम डिसीजन ले सकते हो. ठीक है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. देखो अगर मान लो फंडामेंटल जो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, अगर उस प्रोविज़न में कुछ भी चीज़ें चेंज करनी है तो किसी एक लेवल या किसी एक टायर ऑफ गवर्नमेंट के कहने से वो चीज़ें चेंज नहीं होगी. ठीक है, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स को उस चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा और तभी वो जाके चीज़ें चेंज होगी, नहीं तो नहीं होंगी. Courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. Government. The highest court acts an umpire if the disputes arise between the different levels of government in the exercise of their respective powers. बोला जाता है अगर हम कोर्ट की बात करें, ठीक है, कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के लिए पावर डिसीज़न ले सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है. ठीक है, और कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है और एक अंपायर होता है. कोई भी अगर डिस्प्यूट्स होते हैं दो डिफरेंट लेवल्स के या दो डिफरेंट गवर्नमेंट के या किसी भी दो डिफरेंट पावर्स से, ठीक है, मान लो दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच के पावर्स को लेके डिस्प्यूट है, तो कोर्ट उसके लिए जुरिसडिक्शन ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, और वही एक चीज़ें क्लियर करता है. सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फिनेंशियल ऑटोनॉमी. जो सोर्सेस होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, जो सोर्सेस होते हैं किस चीज़ के, रेवेन्यू के, ठीक है, गवर्नमेंट के, वो बेसिकली इंश्योर करती है फिनेंशियल ऑटोनॉमी. मतलब सबकी जो फिनेंशियल चीज़ें हैं वो अलग अलग है. ठीक है, वो ऐसे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता. जैसे टेक एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर किसी चीज़ की फिनेंशियल अथॉरिटी किसी पर्टिकुलर टायर ऑफ गवर्नमेंट को दी जा रही है, किसी और को दी जा रही है, तो वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी थर्ड पर्सन की या किसी थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की नहीं होती है. नाउ the federal system thus has dual objective to safeguard and promote unity of country while at the same time accommodate regional diversity. ठीक है, जो अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें, ठीक है, फेडरल सिस्टम की बात करें तो ये क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स है, और ये इसकी ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सेफ गार्ड करे और प्रमोट करे,
ठीक है, जो यूनिटी है कंट्री की, और उसी सेम टाइम पे अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, अगर किसी रीजन में कोई डाइवर्सिटी है तो उसको वो सही से करें। देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म, और ये दो एस्पेक्ट जो हैं वो क्रूशियल है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को और प्रैक्टिस करने के लिए फेडरलिज्म को। गवर्नमेंट्स एट अ डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो गवर्नमेंट है अलग अलग लेवल के, ठीक है, वो उन दोनों को आपस में सहमत होना चाहिए और एग्री होना चाहिए कि जो भी पावर शेयरिंग का रूल्स है वो दोनों उस पर एग्री हो। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। एंड आइडल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट, मस्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट जो है हर एक लेबल्स की वो कुछ रूल्स पे, पावर शेयरिंग का जो रूल्स है उस पर एग्री होनी चाहिए और उनको एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, कि जो ये एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट पे उनको ट्रस्ट होना चाहिए। और जो आइडियल है फेडरल सिस्टम का, उसके दो एस्पेक्ट है, पहला है कि वो म्यूचुअल ट्रस्ट हो, दूसरा हो लिव टुगेदर, ठीक है। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेराइज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, जो एग्जैक्ट बैलेंस है पावर शेयरिंग का सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से, वो चेंज होती है वन फेडरेशन से अलग दूसरे फेडरेशन तक। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड। ये जो बैलेंस है, ठीक है, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो बैलेंस है पावर शेयरिंग का और बाकी चीज़ों का, वो बेसिकली हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से हुई है। जो जब हम फेडरेशन बना था उसमें जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से लिया गया था उसी से है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। बेसिकली यहाँ पे दो प्रकार के रूट्स हैं थ्रू विच फेडरेशन बना गया है। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगेस्ट यूनिट सो दैट बाय पुलिंग सॉवरेनिटी रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो पहला रूट है, दो रूट बताया, पहला रूट है वो इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, ठीक है, और कमिंग टुगेदर, और ताकि वो अपना खुद का एक बिग यूनिटी फार्म कर सके, ठीक है, और वो पुलिंग इस किसके तरफ, ताकि वो सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर सकते और सिक्योरिटी इंक्रीज कर सके सिक्योरिटी का। मतलब आप देख सकते हो कि जो पहला फॉर्म है इसका पावर शेयरिंग और अंडरस्टैंडिंग का, वो क्या चीज़ें समझाता है। दिस टाइप ऑफ कॉमन टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड्स द यूएस, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये प्रकार का जो कमिंग टुगेदर है, ठीक है, फेडरेशन, ये बेसिकली इंक्लूड करता है यूएस को, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया को। जो फर्स्ट कैटेगरी है फेडरेशन की, इसमें सारे कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं स्टेट्स के, सबको यूजली इक्वल पावर दी गई होती है और स्ट्रॉन्ग होते हैं फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करने में। द सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। जो पहला रूट तो हमने पढ़ लिया, सेकेंड रूट होता है, उसमें क्या होता है कि जो कंट्री होती है वो बेसिकली क्या करती है कि डिसाइड करती है कि जो पावर है वो कंस्टिट्यूएंट स्टेट में से और नेशनल गवर्नमेंट से। इंडिया, स्पेन एंड द बेल्जियम आर एग्जांपल ऑफ काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और ये इसका एग्जांपल जो सेकेंड रूट का, उसमें इंडिया भी इसी रूट को फॉलो करती है, ठीक है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और हर एक स्टेट के कंस्टिट्यूएंसीज के अलग अलग जो वहाँ के लीडर हैं उनके पास पावर है। इन द सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज द स्टेट्स। वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। बोला जाता है कि सेकेंड कैटेगरीज में क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर, वो ज़्यादा पावरफुल है, और वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी और जो दूसरी कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं फेडरेशन के, उनके अनइक्वल पावर्स है। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स, और कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर दी गई है। जुरिस्डिक्शन, द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी। द एरिया में बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। देखो, जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई एरिया किसी पर्सन को के लिए वो लीगल अथॉरिटी है कि हाँ ये एरिया जो पर्टिकुलरली है इस पर्सन की है, और एरिया जो है वो डिफाइन करती है जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को, ठीक है, और सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स को। नाउ अब हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, इस टॉपिक में देखते हैं हमने जो यहाँ पे पढ़ा कि फीचर्स ऑफ फेडरेशन, ठीक है। फीचर्स में हमने 7 पॉइंट्स देखे और 7 पॉइंट्स में अलग अलग चीज़ें हमने यहाँ पे देखी।
नाउ व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, क्या अलग चीज़ है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है? वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी. व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विथ सो मैनी लैंग्वेज, रिलीजन एंड रीजन्स? व्हाट आर द पावर्स शेयरिंग अरेंजमेंट इन अवर कंट्री? देखो टॉपिक क्या है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. जैसे सिंपल से अगर बात करें कि फेडरल के बारे में अगर सोचें, तो अगर इंडिया के बारे में हम सोचते हैं, आपको पता है कि इंडिया में कितने अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं. मराठी, सिंधी, गुजराती, तेलुगु, ठीक है, तमिल, केरल के जो लोग वहाँ पे लैंग्वेज बोलते हैं, वो पीपल्स, ठीक है, दिल्ली हाइट्स और भी मुंबईकर, ये सारे लोग कितने अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, कितने अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी है. और इसके बावजूद भी यहाँ पे फेडरल सिस्टम कैसे पॉसिबल है? कैसे इंडिया जैसी बड़ी कंट्री ने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, कैसे पावर शेयरिंग को अरेंज कर दिया? ठीक है, लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन. देखो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बन के आया था बहुत ज़्यादा लड़ाई होने के बाद, बहुत ज़्यादा पार्टीशन होने के बाद. सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ कंट्री. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो कंट्री के पार्ट बन गए. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया था, इंडिया को एक यूनियन स्टेट बनाया था. ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. ऑल्दो ये पूरी कहानी है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म को अडॉप्ट करता है, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने फेडरेशन का वर्ड यूज़ नहीं किया है. लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन अबव. वी कैन सी दैट ऑल द फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. चलो अगर हम जो फीचर्स दिए गए हैं, 7 फीचर्स हमें वहाँ पे पढ़े, उस फीचर्स के बारे में बात करते हैं. तो जो भी फीचर्स हैं वो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के को प्रोविज़न को लेके बनाया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट. देखो जो हमारा संविधान है बेसिकली उसने 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट को बनाया था, एक यूनियन गवर्नमेंट को और एक सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है, देखो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही होती है, और यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि रिप्रेजेंट करती है स्टेट को. ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट को. लेटर A third tier of federalism was added in form of पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़. देखो पहले इनिशियली में इंडिया में 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया था. पहला तो यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट आया था, और बाद में थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म जो था उसको ऐड किया गया था और उसको पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के फॉर्म में किया गया था. एज इन एनी फेडरेशन दिस डिफरेंट टायर्स enjoy separate jurisdiction. The constitution clearly provide a threefold distribution of legislative powers between union government and state government, thus in certain contains 3 list. ठीक है, देखो बोला जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक क्लियरली प्रोवाइड करता है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर्स का यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में. ठीक है, देखो बेसिकली हम यहाँ पे जो 3-fold लेजिस्लेटिव पावर्स बोल रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. देखो जो पावर्स होती हैं वो बेसिकली 3, लेजिस्लेचर्स, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3-fold पावर डिवाइड होती है. यहाँ पे देखो जो कंटेन्स करते हैं लिस्ट जो है ये पिछले 3 लिस्ट है. मैं आपको वहाँ पे जब हम प्रीवियस क्लास पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कशन किए थे कि अगर कोई चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट इंटरप्शन नहीं कर सकती, और कोई सिमिलरली कोई चीज़ यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आती है तो स्टेट गवर्नमेंट इंटरप्शन नहीं कर सकती है. ठीक है, देखो Union list includes subject of national importance such as defense, the country, the foreign affairs, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. अब देखो इसको याद रखने का एक कॉमन सा तरीका है कि देखो यूनियन है मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ को ही देखेगी. जैसे अगर हम डिफेंस देखें कंट्री की तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम अलग अलग स्टेट को देंगे तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी. फॉरेन अफेयर्स ऑब्वियसली इंडिया से अलग कंट्री की बात है तो ऑब्वियसली ये बड़ी चीज़ हो गई. देन बैंकिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन, करेंसी.
ठीक है, दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। और देखो ये सारी चीज़ें जो हैं यूनियन लिस्ट के अंदर इसलिए आती है क्योंकि हम सबको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए ये सारे मैटर पे। अगर देखो, अगर मान लो कि हम बैंकिंग को लेके चलते हैं कि बैंकिंग को अगर स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया तो हर स्टेट के लोग उसको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चलाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ठीक है। और क्योंकि ये सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसमें सबको एक कॉमन चीज़ें चाहिए। द यूनियन गवर्नमेंट अलॉन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मेंशन इन अ यूनियन लिस्ट, ठीक। और जब जो यूनियन लिस्ट में जो भी चीज़ें हैं इसमें स्टेट गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट सफिशेंट होती है, जो भी डिसीज़न लेना चाहती है वो ईजिली ले सकती है। स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट कंटेंस सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पॉलिसी, पुलिस, ट्रेड, ई कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। अब देखो जो स्टेट लिस्ट है ऑब्वियसली वो उन चीज़ों को लेगी जो कि एक लोकल लेवल पे आते हैं, ठीक है, जैसे कि पुलिस हो गई। अब देखो हर स्टेट की पुलिस अलग होती है, ट्रेड हर स्टेट का अलग होता है, कॉमर्स हर स्टेट का अलग होता है, एग्रीकल्चर और इरिगेशन फैसिलिटी हर स्टेट की अलग होती है। वो डिपेंड करती है कि पर्टिकुलर स्टेट का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। नाउ फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन, ये सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। Now, both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in this list। और देखो सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, आई गेस ये कॉन्करेंट लिस्ट होनी चाहिए, यहाँ पे इसकी हेडिंग नहीं दी गई है, ठीक है। देखो बेसिकली जैसे फॉरेस्ट हो गए, ट्रेड हो गए, यूनियंस हो गए, मैरिजेस हो गए, एडॉप्टेशन हो गए, सक्सेशन हो गए, ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है, ठीक है। इफ़ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अगर मान लो इन सब टॉपिक पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो जो आगे की बात रखी जाएगी वो ऑब्वियसली किसकी होगी, यूनियन गवर्नमेंट की। वॉट अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें sorry it is actually not a concurrent list, these are the things of the which are the under the state list only। हम आगे पढ़ेंगे concurrent list के बारे में, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो कि ना तो स्टेट लिस्ट में आते हैं ना तो यूनियन लिस्ट में आते हैं, वो कहाँ आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, जब हमारा संविधान बन गया था उसके बाद सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा कुछ चीज़ आई थी। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट और दिस रेसिडुअरी सब्जेक्ट, ठीक है। संविधान के अकॉर्डिंग जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके पास पावर है कि वो लेजिस्लेट कर सके और ये सारे रेसिडुअरी सब्जेक्ट, और इसको रेसिडुअरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। वी नोटेड अबव द मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट units, thus all the states in the Indian Union do not have identical powers, ठीक है। क्या बोल रहा है कि देखो हमने ये चीज़ नोट की है कि जो फेडरेशन है वो बेसिकली एक साथ नहीं होते, मतलब कई बहुत से कॉन्स्टिट्यूंसीज में पावर ज़्यादा किसी के पास ज़्यादा है, किसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में पावर कम है, मतलब अगर हम बोले जाए कि इक्वली पावर नहीं दी गई है, ठीक है। दस ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियंस डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, इसलिए जो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सबके पास आइडेंटिकल पावर है। सम स्टेट्स इंजॉय स्पेशल स्टेटस, कुछ स्टेट को स्पेशल स्टेटस दी गई है, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो स्पेशल पावर्स इंजॉय करते हैं, ठीक है। अंडर द सर्टेन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 371, ठीक है। किसके अंदर जो हमारा संविधान है, संविधान में जो आर्टिकल 371 लिखा गया है उसके तहत कुछ स्टेट है, जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिज़ोरम, इनको स्पेशल स्टेट दी जाए। इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो जस्ट अ मिनट, एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। ANM, ठीक है। आपने ना एनम नाम सुना होगा कहीं। एनम जो बेसिकली आंगनवाड़ी के बीच में होती है, शी एक्ट एज अ मतलब काइंड ऑफ प्राइमरी स्टेज जो होती है डॉक्टर की, उसमें वर्क करती है, तो एनम सकता कि एनम को क्या होती है कि स्पेशल पावर दी जाती है ताकि वो आंगनबाड़ी और जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके बीच में इंटरेक्ट कर सके। गॉट इट। तो ये आर्टिकल कौन से, 371। ड्यू टू देयर
पिक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस। क्यों दी जाती है? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जो सोशल है और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस है वो बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर है। दिस स्पेशल पावर्स आर स्पेशली enjoyed in the relation to protection of land rights of indigenous people, their cultural and also preferential प्रीफेरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस। ये जो स्पेशल स्टेटस है वो कौन कौन से फील्ड में दी जाती है? बहुत सारे फील्ड में दी जाती है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स। अगर मान लो कि वहाँ पे कुछ इंडिजीनियस पीपल रहते हैं, उनके जो लैंड पे अधिकार है, उनके लैंड के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑल दिस इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय अ लैंड और हाउस हियर। देखो, अगर मान लो कोई इंडिया के लोग हैं जो कि परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, वो ये स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम जैसे स्टेट में लैंड नहीं खरीद सकते। सिमिलर स्पेशल प्रोविज़न एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऐसी ही कुछ प्रोविज़न कुछ अलग स्टेट को भी दी गई है। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियंस विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर। मान लो कि कुछ इंडिया में ऐसे यूनियंस हैं जहाँ पे कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिनको बहुत कम पावर दी गई है। दिस आर एरियाज विच आर टू स्मॉल बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विथ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट। मान लो कि ऐसे इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जो कि बहुत छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है, और वो किसी दूसरे स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं हो सकते हैं। दिस एरियाज लाइक अ चंडीगढ़, ओके, लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। ऐसे प्लेसेस को बेसिकली यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ स्टेट। जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनको स्टेट के अकॉर्डिंग पावर नहीं दी जाती। मतलब अगर हम कंपैरिजन किए तो स्टेट के पास जो पावर होती है वो यूनियन टेरिटरीज से कई गुना ज़्यादा होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस एरियाज़ को, जो यूनियन टेरिटरीज है जिनको खुद में बहुत कम पावर दी गई है, उसको लेके उनको एक बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दी जाती है कि अगर इस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज में कुछ भी होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो, ठीक है। दिस शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ अ बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फेडरलिज्म का, ये बेसिकली जो पावर है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग को लेके, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकला है और यही स्ट्रक्चर जो है वो फेडरलिज्म कहलाता है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। और ये ईजी नहीं है कि हम इतने सालों से ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट चल रहा है और इसको हम बदल लें। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट खुद भी, आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी होगी तो आपको पार्लियामेंट के बारे में पता होगा। वैसे मैं आपको यहाँ पे क्लू दे देती हूँ। देखो, जनरली क्या होता है कि सेंट्रल लेवल पे जो भी मिनिस्टर्स, ठीक है, इवन प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होते हैं वो एक बॉडी से इलेक्ट होते हैं, जो इसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर मीन्स एबल टू गो टू द दिल्ली, आप वहाँ पे देखोगे पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट बेसिकली दो बॉडीज़ होती है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। इनकी कुछ सीट होती है, लोकसभा की आई गेस 545 है एंड इसकी 245 समथिंग है। इफ़ सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग विद क्लोज ऑफ दिस पैरामीटर्स। तो इन क्या होती है कि इनकी कुछ सीट होती है और हर एक सीट हर एक स्टेट में अलग अलग होती है। तो जो पहले क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा में जो जीतता है उसी को अधिकार होता है बाकी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। और राज्यसभा में इलेक्शन होता है, बट राज्यसभा में क्या होता है कि कुछ 2/3 पर्सन है वो हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, बाकी जो पर्सन होते हैं वो परमानेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इसको पार्लियामेंट कहते हैं। नाउ देखो, द पार्लियामेंट, ये तो हमने पढ़ लिया। एनी चेंजेस टू दिस हाउस फर्स्ट पास टू बाय द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विथ एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी। अगर मान लो आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, जैसे टेक एग्जांपल अगर मैं आपको बताती हूँ कि जो गंगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि गंगा आपको पता है कि बहुत से रिवर से होके बहुत से स्टेट से होके जाता है। अगर मान लो कोई स्टेट डिमांड करता है कि हमें गंगा का पानी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर उससे रिलेटेड कोई भी चेंजेस करने हैं तो बेसिकली कोई एक, पहले आपने देखा होगा कि कोई बिल बनता है, ठीक है। बिल क्या होता है कि पहले वो दोनों हाउसेस में पास होता है और वो बिल जब तक दोनों हाउसेस में कम से कम 2/3 मेजोरिटी से पास नहीं होगा, और अगर मान लो वो बिल पास हो गया, उसके बाद क्या होती है, प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देता है, वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। मैं आपको एक यहाँ पे सपोज एक बिल है,
ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है, जो विमेंस होती हैं जो बच्चों को डिलीवर करती हैं उनको लेके कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो मान लो कि एक बिल पास हुआ है लोकसभा में, ठीक है, और बिल के भी बहुत टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप अलग क्लासेस में पढ़ोगे। ऑर्डिनरी बिल होती है, मनी बिल होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल होती है, अलग अलग, ठीक है। तो ये लोकसभा में पास हुआ, फिर ये राज्यसभा में पास हुआ। अगर मान लो लोकसभा में 2/3 मेंबर से ये एग्री हो गया और राज्यसभा में 2/3 मेंबर से एग्री हो गया, फिर ये प्रेसिडेंट के पास आता है। प्रेसिडेंट जब इसको साइन कर देता तो ये एसेंट बन जाते हैं। और अगर मान लो दोनों में कुछ नहीं होता तो कई बार ज्वाइंट सेशन होते हैं और चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखो, द जुडिशरी then it has to be ratified by the legislature list half of the total state, और फिर इसके बाद ये legislature के द्वारा भी ratified होता है if it is related to the state government. The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedure. In case of any dispute about the division of powers, the high court and the supreme court make decision. देखो क्या होता है कि अगर मान लो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो जुडिशरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है, ठीक है। जो भी डिस्प्यूट होते हैं किसी भी केसेस को लेके, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फाइनल डिसीजन लेती है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लाइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम। देखो, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास पावर है कि किसी भी रिसोर्सेज को लेके उस पर टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों इनके पास पावर है और इनमें कोई और ज़्यादा इंटरप्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने ये देखा कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है और इंडिया में फेडरलिज्म कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। इससे पहले हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ा था। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में हमने 7 पॉइंट पढ़ा था। और जो इंडिया के बारे में पढ़ा, तो इंडिया में हमने देखा कि इंडिया में ऑल्दो इंडिया रिलीजियसली बहुत डाइवर्स है, कल्चरली बहुत डाइवर्स है, पर यहाँ पे एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो किया गया है। जैसे हमने यूनियन लिस्ट देखा, स्टेट लिस्ट देखा और कॉन्करेंट लिस्ट देखा, और जो पावर है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे डिवाइडेड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखें तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इंडिया में ऑल्दो इतनी डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, बट ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हुई क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में की गई है। सो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है सिंस क्योंकि अगर आप क्लास 11th या 12th में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ अ पार्लियामेंट, व्हाट इज़ अ लोकसभा, व्हाट इज़ अ राज्यसभा, व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ लोकसभा, हाउ मैनी members are there in Lok Sabha, all this thing, ठीक है। So I hope you have enjoyed this class. We will come to the next class with the next topic.